पढ़ने जा रहा है। आज स्टडी करेंगे पॉजिट्रॉन डीके। पॉजिट्रॉन डीके, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था ना, प्रोटॉन इसमें न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिट्रॉन निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है। तो दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन इनसाइड न्यूक्लियस। तो याद रखना है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें मास इंक्रीज कर रहा है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास डिक्रीज करना चाहिए। जब मास डिक्रीज करेगा तो उसको बोलते हैं कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, लेकिन इससे मास इंक्रीज कर रहा है, तो ये फिजिबल नहीं होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीजें फ्री में है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर ही बताया जाता है कि फ्री न्यूट्रॉन का मास इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। बट न्यूक्लियस के अंदर ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस फॉर्मेशन के टाइम पे जो न्यूट्रॉन पास में आया होगा या उसके अंदर जो भी हो रहा होगा उसमें न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम हो रहा होगा बेसिकली, तभी जाके ये रिएक्शन फिजिबल हो पा रहा है। तब ये रिएक्शंस फ्रीली नहीं पॉसिबल है, बट ओनली पॉसिबल इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में फ्रीली पॉसिबल नहीं है, बट इट इज पॉसिबल इनसाइड न्यूक्लियस। तो इस चीज को तुम अलग से नोट कर लोगे, ठीक है। लिखो, conversion of proton into neutron, conversion of proton into neutron freely not possible, freely मतलब स्पेस में freely not possible, because the mass of neutron is more than that of proton, because mass of neutron is more than proton. But this reaction is possible inside nuclei, but this reaction is possible inside nuclei के अंदर पॉसिबल है। इसमें क्या होता है, मान लो एक एक्स न्यूक्लियस है जिसको लिखा गया जेड एक्स है, ये वाई में कन्वर्ट होगा। तो देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है, तो जेड माइनस वन हो जाएगा। अब मास नंबर में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, तो ए पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर पॉजिट्रॉन दिखा दिया यहाँ पे, इस न्यूट्रॉन को नहीं दिखाया, क्यों, न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर है, पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, प्लस एंटीन्यूट्रिनो। दिस इज द रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है, इन दोनों को आपको याद रखना होगा। पॉजिट्रॉन डीके में एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की कमी आती है, और मास नंबर में कोई कमी नहीं आती है, वही रहता है। गुड। साथ में न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। न्यूट्रिनो जो कल पढ़ाया था, एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल्स है, जब दोनों आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो इसमें कंप्लीट एनर्जी रिलीज होती है। न्यूट्रिनो हो या एंटी न्यूट्रिनो हो, उनका रेस्ट मास 0 होता है। तो आप इस सबको लिख सकते हैं, द रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इज 0। neutrino and antineutrino are anti-particle of each other, anti-particle of each other। अब इस रिएक्शन की की वैल्यू की बात करेंगे, इस रिएक्शन की की वैल्यू की बात करेंगे। इस रिएक्शन की जो की वैल्यू होती है, दिस इज, क्या करेंगे, इसके रेस्ट मास में से इनका रेस्ट मास घटाएंगे, इनका रेस्ट मास निकालो, क्या लिखेंगे, m जेड एक्स, इसके एटम के मास में से इसके इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस जेड एम ई, क्योंकि जेड के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके न्यूक्लियाई के मास, तो इसके एटम के मास में से इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके एटम का मास क्या होगा, m ऑफ जेड माइनस वन ए वाई माइनस ऑफ जेड माइनस वन एम ई, यह आ गया इसके न्यूक्लियाई का मास प्लस न्यूक्लियाई का रेस्ट मास, प्लस इस पॉजिट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। गुड। इसका रेस्ट मास 0 होता है, तो नहीं लिखेंगे। इस पे अब ये देखो, ये जो वैल्यू आएगी ना, इस पूरे पे c स्क्वायर लगाएंगे तो एनर्जी आ जाएगी। ये तो एम मास डिफेक्ट है बेसिकली, दिस इज द मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर। गुड।
क्या करेंगे देखो, ये माइनस जेड एम ई है, ये माइनस जेड एम ई इस माइनस के साथ प्लस बना देगा और ये माइनस जेड एम को कैंसिल आउट कर देगा, और यहां से माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस एम ई, और ये प्लस एम ई, दैट इज 2 एम ई। यहां से माइनस एन आ गया तो माइनस 2 एम ई पड़ा रहेगा। तो ये की वैल्यू क्या आएगी आपसे, दिस इज एम ऑफ जेड एक्स माइनस मास ऑफ जेड। अच्छा, कल के टेस्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स ही आ रहा है, इसमें से घटाएंगे और ये बचा रहेगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ एम ई रहेगा, दिस वन इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो तुम, कल जब मैं आपको बीटा डी के बता रहा था तो सिर्फ इसी के मास में से इसका मास हटाया था, क्योंकि एम ई कैंसिल आउट हो गया था। पॉजिट्रॉन डीके में क्या है, पॉजिट्रॉन डीके में बेसिकली एक्स के मास में से वाई का मास घटाना, एटम जिससे सब्ट्रैक्शन ऑफ एटम, इस एक्स के एटम के मास में से वाई के एटम का मास घटाना है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का मास भी तुम्हें घटाना पड़ेगा, तब जाके इस रिएक्शन की वैल्यू आएगी। तो इसको इस वैल्यूज को हमेशा याद रखोगे, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है कि क्यू वैल्यू जो होती है, जो क्यू वैल्यू होती है इस बीटा पॉजिट्रॉन डीके की, दिस इज मास ऑफ द एक्स माइनस मास ऑफ द वाई माइनस मास ऑफ ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। एक और चीज अलग से, ये जो 2 एम ई सी स्क्वायर है ना, एम ई इंटू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 0.51 एमईवी होती है। इसको भी आपको अलग से ध्यान रखना होगा, जो कि कैलकुलेशन में इसका डायरेक्ट यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, इस रिएक्शन की की वैल्यू कहां जाएगी, तो इस रिएक्शन की जो की वैल्यू होती है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाती है। वाई की काइनेटिक एनर्जी तो आती है, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस टू, तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे अलग से, आप इसको ध्यान रखिएगा। रिएक्शन की जो की वैल्यू है, और ये तब यूज करते हैं व्हेन x इज इन रेस्ट, जब x रेस्ट में होती है तो इस रिएक्शन की की वैल्यू इसके पास नहीं जाती है, बेसिकली इसके किसके पास जाती है, अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट थोड़ी बहुत y के पास आएगी, बट मैक्सिमम इनके पास जाती है। मतलब इसके पास जो जाती है 99.999999 लगाते हो, इतना इसके पास जाती है। मतलब इसके पास वैल्यू इतनी कम होती है कि यू कैन नेग्लेक्ट द काइनेटिक ऑफ दिस पार्टिकल कंपेयर टू दिस वन। द रिएक्शन की की वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें बात आती है एनर्जी वेरिएशंस की, ठीक है। तो अब बीटा पार्ट जो पॉजिट्रॉन है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इट इज क्यू वैल्यू। एट दैट टाइम द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो इज 0। मतलब पॉजिट्रॉन का भी एनर्जी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि 0 से लेके क्यू वैल्यू तक बदलता है, जैसा मैंने बीटा डी के बताया था, एकदम सेम है, कुछ नया नहीं है, एक एक चीज सेम है, बस वहां पे मैंने बीटा माइनस बताया था, आपकी बार बीटा प्लस बता रहा हूं, कुछ नया नहीं। तो कोई पूछे आपसे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पॉजिट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, क्या लिखे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, देन आंसर विल बी क्यू वैल्यू, एंड एट दैट टाइम द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो इज 0। अब कोई पूछे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, then answer is again q value, and this time kinetic energy of positron is 0। ये होल्ड करेगा। इसका और दूसरी इसकी एनर्जी का जो फंक्शन बनता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कि नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे आता है इस तरीके से, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी द कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां से लेके की वैल्यू तक की सारी वैल्यू अटेंड कर सकता है। तो कोई पूछे कि क्वेश्चन में क्या है कि इस रिएक्शन में जो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो आ रहा है उसकी एनर्जी 1:2 के रेशियो में है, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन 1:2 के रेशियो में, तो 2q/3। और कोई पूछे इसका, द आंसर इज 1q/3, याद रखना, ठीक है। तो आप इस रिएक्शंस को याद रखेंगे, इस रिएक्शंस को याद रखेंगे, इस रिएक्शंस को याद रखेंगे और इसे याद रखेंगे, बस। और ये जो मार्क किया, हाँ
सब में अभी तक चाहे मैं अल्फा डीके बताया चाहे मैं आपको बीटा डीके बताया, दोनों में मैंने क्या किया था, इसके मास में से इसका मास हटा दिया था। बीटा डीके में क्या किया था, इसके मास में से इसका मास हटाया था। अल्फा डीके में क्वेश्चन में है कि सपोज करो यूरेनियम 235 है जो बीटा डीके में जा रहा है, तो y बना रहा है, तो ये 235 ही रहेगा, ये 92 होता है और ये 91 बन रहा है, प्लस साथ में निकल रहा है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मास ऑफ 92U235 है, दिस इज 235.002 mu है। मास ऑफ Y91 235, दिस वन इज 235.001 mu है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। और एक और बात, इस न्यूट्रिनो को डेवलप होने के पीछे जो रीजन है एकदम सिमिलर है जैसे मैंने एंटी न्यूट्रिनो की विषय में बात की थी। ये क्यों डेवलप होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एनर्जी शेयर विथ पॉजिट्रॉन, so that the kinetic energy of positron becomes continuous function। पहला रीजन ये था एनर्जी शेयर के। और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम बैलेंस, टू बैलेंस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिएक्शंस न्यूट्रिनो प्रोड्यूस। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बैलेंस नहीं होता, जैसा कि मैंने पीछे क्लास में बताई थी। रीजन सेम है। इसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, की वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगा, इसके मास में से इसका मास घटाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन का मास और घटाना पड़ेगा। पॉजिट्रॉन डीके है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का मास और घटाएंगे, तो इसके मास में इसका मास घटा दो, तो इसका मास कितना है, तो 235.002 माइनस y का मास क्या है 235.001, ठीक है। इसमें से मैं ट्वाइस ऑफ me का मास घटाया था इंटू सी स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी दिस वन इज 0.001 इंटू सी स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आएगी -2me इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, 1 इंटू सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये 931 MeV होती है। वैसे 0.5 लगता है, बट एक क्वेश्चन में मेंशन होगा गिवन 1 सी स्क्वायर इक्वल्स टू 931 MeV पर mu, ऐसा मेंशन होगा। क्या करेंगे, सी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर दो, तो वैल्यू क्या आ गई 0.001 इंटू 931 आ गया, और माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर, और me इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू तो आपसे क्या लिखवाया था 0.51 होता है MeV में, तो वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 0.931 माइनस ये 5 दूनी 10, मतलब हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, गलती कर दी है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ना। ये वैल्यू क्या है, देखो ये 1 से कम है, ये 1 से ज्यादा है, नेगेटिव, जबकि पॉजिट्रॉन डीके तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो वो तो पॉजिटिव ही आनी चाहिए यूरेनियम का। तो इसमें गलती हमारी तब ये हो सकती है कि जो y का मास है ना इसको 0 मान लो, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, दैट इज 0। चेंज करना क्वेश्चन के अंदर, तो दैट विल बी ट्रू, दैट इज ट्रू। सब्ट्रैक्ट करो, आंसर इज दिस वन, बस। सब्ट्रैक्ट करना अगर तुम्हें आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो 6:30 पे आ जाओ, डाउट क्लास में बता दूंगा, इसमें से घटा देना, आंसर इज एंड बी हैप्पी ऑलवेज। ओके, तो बीटा डीके हमने पॉजिट्रॉन डीके पढ़ लिया, अब पढ़ते हम लोग गामा डीके। गामा डीके, तो गामा डीके में क्या होता है, ये होता है कि सपोज करो यूरेनियम 235 से अल्फा डीके हुआ, या बीटा डीके हुआ, या पॉजिट्रॉन डीके हुआ, या कोई भी डीके हुआ, बट डीके हुआ, तो यूरेनियम का जब डीके हुआ
और वो किसी वाई में कन्वर्ट हुआ। तो मान लो मैं बात कर रहा हूं बीटा डीके की, तो बीटा डीके में ये क्या होता है, बढ़ता है ना, तो 93 हो जाएगा और ये 235 ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि जो वाई बना है ना, ये जो वाई बना है ये किस स्टेट पे बना हुआ है। जैसे यूरेनियम से वाई में जब कन्वर्जन होता है, तो जैसे यूरेनियम वाई में कन्वर्ट होता है, तो हो सकता है कि वाई अपने ग्राउंड स्टेट में बने, या हो सकता है कि वाई हो बट एक्साइटेड स्टेट में। जैसे सपोज करो किसी ने एक खींच के चाटा मारा किसी को, जैसे चाटा मारा, तो जैसे चाटा लगा, तो जिसको चाटा लगा डिपेंड करता है वो किस स्टेट में है। अगर उस चाटे को पापा ने मारा है तो तुम ग्राउंड स्टेट में रहोगे कि कुछ नहीं कहोगे, ठीक है पापा, आदत ही ऐसी है चाटे खाने की। और वही चाटा अगर तुम्हारे दोस्त ने मार दिया, तो फ्रेंड ने, तो तुम धड़ाम चाटा दोगे। ये भी डिपेंड करता है कि दोस्त किस टाइप का है। तो अभी क्या हो, उस चाटा पढ़ने के बाद तुम्हारा चाटे के पढ़ने के जस्ट बाद, अंडरलाइन है जस्ट बाद तुम किस स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे हो कि हायर एनर्जी पे हो। अगर हायर एनर्जी पे हो तो चाटा मारोगे, अपने एनर्जी को कम करने के लिए चाटा मारोगे। और अगर ग्राउंड स्टेट में हो तो कोई बात नहीं भैया, एक आधा और चाटे खींच लो। तो वही चीज इसमें भी होगा, ठीक है, कि अगर यूरेनियम से वाई में कन्वर्ट होता है तो वाई क्या अपने ग्राउंड स्टेट पे आया। जैसे ना इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, फिफ्थ सेल में, द सेम वे न्यूक्लियस के भी स्टेट्स होते हैं। न्यूक्लियस जो नया फॉर्म हुआ है उसकी एनर्जी के हिसाब से उनकी स्टेट डिफाइन किया जाता है। जैसे एनर्जी मिनिमम है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाएगी, और वो एनर्जी उससे ज्यादा आ रहा है तो किसी और स्टेट का होगा, उससे ज्यादा तो और हायर स्टेट और हायर स्टेट। तो वैसे न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, द सेम लाइक इलेक्ट्रॉन। बट हमारे साइंटिस्ट इतने आगे बढ़ नहीं पाए कि उनके लेवल्स को एकदम मतलब सही से डिफाइन कर सके। सही का मतलब तुम समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली डिफाइन कर सके। देखो न्यूक्लियस की ये लेवल है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन पे हम कर लेते हैं, या सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पे कर लेते हैं। वैसे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम ना हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो लेवल को डिफाइन करना मुश्किल होने लगता है। तो उसी तरीके से कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस की भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उनको अब सपोज करो यूरेनियम से वाई बना, और वाई की ये एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स है वाई के एनर्जी लेवल्स है। ये न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, और ये न्यूक्लियस का कोई और एनर्जी लेवल्स है। ये क्वांटम नंबर नहीं है, मैं ऐसे लिख दिया, एनर्जी लेवल्स का नाम लिख दिया। अब वाई का फॉर्मेशन अगर इस n बराबर 1 में होता ग्राउंड लेवल पे, तब तो ठीक है, ये दोबारा रिलीज नहीं करता। लेकिन अगर इस y का फॉर्मेशन मान लो n बराबर 3 में होता या 2 में होता, तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट में 10⁻8 सेकंड तक रुकेगा और फिर ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपने एनर्जी को लूज करेगा। जो एनर्जी लूज करेगा बेसिकली वही किसके टर्म में आता है, गामा रेस के टर्म में निकलता है, या गामा डी के कभी नाम सुना, गामा रेज भी होता है, गामा पार्टिकल भी लोग बोल देते हैं। एक्चुअल में रेज बोले पार्टिकल बोले बात एक ही है, बिकॉज ऑफ डुअल नेचर। गामा पार्टिकल की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जितनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही वो पार्टिकल नेचर की तरह से जाएगा। तो इसीलिए गामा रेज बोले या गामा पार्टिकल बोलो बात एक ही, इससे कंफ्यूज मत होना कि गामा रेज है अलग, गामा पार्टिकल अलग, बोथ आर द सेम थिंग्स। इसका मतलब हुआ, और ये इसका मतलब जो गामा डीके हो रहा है वो बीटा डीके के बाद हो, या अल्फा डीके के बाद हो, या के कैप्चर होता है उसके बाद हो, ठीक है। लेकिन कोई एक्टिविटी हो जाती है जब हायर लेवल पे जाता है, तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जब वो एनर्जी रेडिएट करता है, तो दैट इज इन गामा डीके। इस लाइन को लिखो, सपोज a daughter nucleus form at excited state. Suppose daughter nucleus form at excited state. Then in excited state it stay for 10 to the power minus 8 second and come into ground state. In this process energy release.
इन फॉर्म ऑफ गामा डीके, इन फॉर्म ऑफ गामा डीके। गुड। तो क्या करेंगे, देखो, तो अगर यूरेनियम वाई में जा रहा है, वाई एक्साइटेड स्टेट पे है, तो उसको एक नया सिंबल देंगे, तो नया सिंबल लगा देता है स्टार। तो एक्साइटेड लोग हैं तो स्टार कहलाता है, तो स्टार लगा दिया, तो वाई स्टार बन गया। अब वाई स्टार को अपने ग्राउंड स्टेट में आना है, ग्राउंड स्टेट में, तो ना तो इसमें चेंज होगा ना तो इसमें चेंज, है तो वही। ये तुमको थप्पड़ मार दिया किसी ने, तुम है तो हो तो वही, थोड़ी नाक निकल गया तो नाक करा, कान होता है ना, कान निकल गया, ऐसा थोड़ी है। तो वाई स्टार से जब वाई में तुम कन्वर्ट हो गए 93 एंड 235 में, तो ये बी स्टार हटा देंगे, तो इसमें लिखते हैं गामा, गामा। अब गामा लिखा कैसे जाता है ये थोड़ा सा मुझे कम आता है, तो तुम गामा में कन्वर्ट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है, गामा डीके दिखाया, ठीक है, ओके। तो दिस इज द गामा डीकेस। लेकिन एक और बात है, इस रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो इससे मास घट रहा होगा ना, अगर मास घटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मास घटेगा एनर्जी रिलीज होगी। गुड। तो किसका मास घटे, अच्छा, गामा का भी रेस्ट मास जीरो होता है, रेस्ट मास ऑफ गामा पार्टिकल इज जीरो। गुड। लगाएंगे क्यू वैल्यू, देन क्यू वैल्यू इज व्हाट, क्यू वैल्यू इज, इसके रेस्ट मास में से इसका रेस्ट मास घटा देंगे, तो इसका रेस्ट मास कैसे आएगा, इसके एटम्स, इसके एटम में से इलेक्ट्रॉन मास घटाना, और फिर इसके एटम में से इसके इलेक्ट्रॉन मास घटाना, तो 93 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 93 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसके एटम के मास में से इसके एटम का मास, तो तुम ऐसे लिखोगे, मास ऑफ 93 वाई स्टार और 235 माइनस मास ऑफ 93 वाई 235 इंटू सी स्क्वायर। गुड। इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और ये वाई स्टार का मास इससे ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एनर्जी मास का फॉर्म है, एनर्जी मास का फॉर्म है, तो कंफर्म इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ जो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। और इस रिएक्शन की जो की वैल्यू होती है, दिस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का गामा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा पार्टिकल। बस आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, याद रखेंगे, प्लीज कॉपी, कॉपी करो फिर क्वेश्चन करते हैं कि यूरेनियम अगर वाई स्टार में जा रहा है बीटा, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट पे है, अब फिर जब ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज कर रहा है, अब जो एनर्जी होगी वो गामा रेस के फॉर्म में होगी, और रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसके मास में से इसका रेस्ट मास घटाएंगे, इंटू सी स्क्वायर करेंगे, ये एमई में होगा तो 931 मल्टीप्लाई करना, आंसर दे देगा। और ये जो की वैल्यू है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा पार्टिकल, याद रखें, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से, एक तो यही कि यूरेनियम बनाएगा 235, देखो मैं यूरेनियम बार बार इसे लिख रहा हूँ कि मुझे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर पता है, अदरवाइज मैं नहीं लिखता, कुछ सी का और पता होता मैं उसका लिखता। 90 कौन सा बीटा डीके था ना, नहीं पॉजिट्रॉन डीके था, सर गामा डीके हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये 92 होता है, इसको मैं 91 कर दिया, ये क्या है 235, और साथ में क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो। फिर कह रहा है ये वाई में कन्वर्ट हो रहा है, 235 91 एंड दिस वन, कह रहा है कि इफ एनर्जी ऑफ वाई स्टार is 4 MeV, 4 mega electron volt, more than ground state energy of Y,
then find first energy of gamma rays, second de Broglie wavelength, gamma ray जिसको de Broglie कहा जाता है, wavelength of gamma rays, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे भाई, इसकी एनर्जी इससे इतनी ज्यादा है, तो ये जो ज्यादा है ना, वही बेसिकली इसकी और इसकी एनर्जी का डिफरेंस जो है वही गामा रेस की एनर्जी बनेगी। भाई ये जो फॉर्म हुआ है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में बना होता, ये जो फॉर्म हुआ है अगर ये ग्राउंड स्टेट में बना होता तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों होती इससे, जबकि दोनों एक ही है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो गामा रेस की एनर्जी है, गामा रेस की जो एनर्जी है, मैं वो सीधे लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट 4 MeV, और यही आंसर है हमारा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में ये मुझसे कह रहा था कि वेवलेंथ बताइए, तो एनर्जी है ना इतना MeV, तो एनर्जी 4 MeV। तो एक काम करेंगे, वेवलेंथ बराबर क्या होता है, अच्छा वेवलेंथ की वैल्यू होती है, ये पढ़ा होगा आपने कभी, 12420 डिवाइड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होगा तो पूरी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आती है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में जाता है। अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नीचे प्लेस कर दिया तो जो वेवलेंथ आता है दिस वन इज इन एंगस्ट्रॉम, तो वैल्यू प्लेस कर दो, तो 12420 डिवाइड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 4 MeV, m का मतलब 10⁻⁶, E भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 1.6 10⁻⁻19 इतना एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज आंसर। ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन को कभी कभी दूसरे तरीके से पूछता है, जैसे ऐसे दे देगा, यही क्वेश्चन एकदम सेम देगा, कहेगा कि इस क्वेश्चन में जो मास ऑफ वाई स्टार है, ऐसे लिखेगा, इट इज 235.002 mu एंड मास ऑफ वाई, ये सेकेंड क्वेश्चन है, मास ऑफ वाई इज 235.001 mu, पूछेगा फाइंड एनर्जी ऑफ गामा रेज, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, देखो इसका मास मैं कहा था ना, इसका मास इसके मास से ज्यादा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी, कि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा, एनर्जी द फॉर्म ऑफ मास, तो इसके मास में से इसका मास घटा दो, मतलब इसमें से इसका मास घटा दो और फिर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एनर्जी ऑफ गामा रेज। तो पीछे गामा रेज की एनर्जी, तो इसमें से स्टैटिक एनर्जी, तो इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा 0.02 माइनस दिस वन, तो 0.001 इंटू सी स्क्वायर है, and 1 C square is 931, अगर 0.5 है तो 0.5 लिखना, अदरवाइज मत लिखना। सॉल्व कर दो तो आंसर 0.931 MeV हो गया हमारे इसके अंदर। तो मैंने आपको गामा रेस बताया, नाउ दैट इज के कैप्चर, कॉपी कर लो उसके बाद बताता हूँ। ओके अब हम लोग बात करेंगे के कैप्चर। के कैप्चर के कैप्चर स्पेलिंग नहीं जानता मैं, हो सकता सही हो सकता गलत हो। के कैप्चर, तो के कैप्चर क्या होता है, मान लो एक न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई इसलिए स्टेबल है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, वो अनस्टेबल हो रहा है, यार मेरे अंदर प्रोटॉन ज्यादा, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि आप प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सके। तो एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जस्ट बगल में ही है। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15, और इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट सेल है अगर एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का है, एंगस्ट्रॉम तो 10⁻10 मीटर है ना, तो इस न्यूक्लियस के सरफेस से इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, इसी के आसपास होगी, तो तुम 10⁻10 मीटर कल्पना करो ना, कितना कम है, क्या इतना है ना, इससे भी कम है, इतना कम है, मतलब तुम आंखों से देख नहीं सकते हो कि ये वैल्यू कितनी छोटी सी है। और यहां पे पॉजिटिव प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन बगल में, तो ये पॉजिटिव प्रोटॉन कहता है अरे यार मैं अनस्टेबल हूं और इलेक्ट्रॉन मेरे ही बगल में है,
कैप्चर कर रहे थे। तो ये न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर देता है। और किस n बराबर 1 है, एंड दैट इज k सेल इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 k सेल होता है ना, क्योंकि n बराबर 1 के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होगा, n बराबर 2 के इलेक्ट्रॉन तो दूर होगा। तो क्या करेगा, n बराबर 1 के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, k इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। दिस इज नोन एज k कैप्चर। तो k कैप्चर, k सेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है टू गेन इट्स स्टेबिलिटी। तो हम लिखेंगे इसमें कि इफ nucleus is unstable because of proton number is more. If a nucleus is unstable because proton number is more, then electron captures k cell electron, then nucleus capture k cell electron, then nucleus capture k cell electron and convert proton into neutron, and nucleus capture k cell electron and convert proton into neutron to get stability. तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, और इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस साथ में डेवलप होता है न्यूट्रिनो। तो इस रिएक्शन का ध्यान रखेंगे। कि न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है, और न्यूट्रिनो साथ में रिलीज होता है। अब अगर एक रिएक्शन लिखूं कि x ZA है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, ये वाला Z कैप्चर करेगा तो प्रोटॉन नंबर कम कर देगा, तो Z -1 हो जाएगा। तो प्रोटॉन ने खाली इलेक्ट्रॉन को अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा ना, और ये मास नंबर अभी भी वही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो जितना कम हुआ उतना बढ़ भी गया n की वजह से, साथ में न्यूट्रिनो डेवलप होगा। तो इस रिएक्शन को तुम्हें ध्यान रखना होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब इस रिएक्शन की Q वैल्यू की बात आती है। इस रिएक्शन की जो Q वैल्यू है वो क्या होगा, इसके रेस्ट मास प्लस इसका रेस्ट मास में से इसका रेस्ट मास घटाएंगे, क्योंकि इसका रेस्ट मास तो 0 होता है। तो इसका रेस्ट मास क्या होगा, m ZX से माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है Z, ठीक है, लिखोगे ZMe प्लस Me, इसके रेस्ट मास प्लस न्यूक्लियस का होता है, इसके न्यूक्लियस का रेस्ट मास दिस वन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही जाएगा ना, माइनस इसका रेस्ट मास, ये कितना आएगा, मास ऑफ Z -1 YA, और इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो Z -1 Me है, Me लिख दो। तो तुम एक चीज देखना, ये माइनस ZMe प्लस Me, ये क्या बनेगा, ब्रैकेट बंद रहेगा ना यहाँ पे, ये बनेगा m ZX से, और ये क्या है माइनस Z -1 Me बनेगा यहाँ से, ये +1 है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये क्या बनेगा, माइनस m Z -1 YA, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस Z -1 Me बना। देखो ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो इससे की वैल्यू क्या आ गई, इस रिएक्शन की वैल्यू अगेन आ गई m ZX से माइनस m Z -1 YA इंटू C²। ठीक है, तो इस वैल्यू का आप याद रखेंगे। और दूसरा, अगर ये वैल्यू mu में है, ये mu में है, अगर ये वैल्यू mu में है तो 931 से मल्टीप्लाई करेगा, आपको MEB में आंसर आ जाएगा। और इस रिएक्शन की जो की वैल्यू है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन न्यूट्रिनो, ये Y है, दिस इज Y, दिस इज न्यूट्रिनो, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, कोई पूछे कि मैक्सिमम कैंडिडेट ऑफ दिस वन, दिस इज Q, एट दैट टाइम दिस एनर्जी इज 0। तो इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना कि कैप्चर्स, ओके, कॉपी करो। क्वेश्चन में भी यही देगा, इसका मास देगा, इसका मास देगा, इसका मास देगा, इसका मास देगा, पूछेगा कि फाइंड Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, तो आप निकाल लेना, आंसर दे देगा। ठीक है।